इसी ज्ञान के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। और आज का इस वीडियो जो कि आज लास्ट पार्ट है एनर्जी का, एनर्जी जो कि पिछले 3 क्लासेस से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने सोलर एनर्जी के बारे में देखा, सौर ऊर्जा के बारे में देखा, सौर सेल देखा, उसमें हम लोगों ने सोलर कुकर के बारे में देखा और उसके बाद हम लोगों ने सोलर पैनल के बारे में देखा। ये जो मैंने बताया वो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत आता है, यानी कि ऐसे स्रोत जो नए हैं, जो परंपरागत नहीं है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इस एनर्जी वाला जो पार्ट है उसको खत्म करेंगे। जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में आज का ये टॉपिक जो है हम 3 चीजों पे घूमेगा, 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा के बारे में, वाइंड एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जल ऊर्जा के बारे में देखेंगे और उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। इसमें नाभिकीय ऊर्जा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा एग्जाम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं और अच्छे डिटेल से इस वीडियो में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं चलिए इस नए टॉपिक के साथ। तो देखते हैं सबसे पहले आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। पवन ऊर्जा क्या है? तो पवन ऊर्जा यानी कि वाइंड एनर्जी कुछ ज्यादा बताने के लिए है इसमें है नहीं। पवन ऊर्जा माने हवा से हम लोग को जो एनर्जी मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, उसको पवन ऊर्जा है। ठीक है, तो टॉपिक में लिख लिया था यहाँ पे। आज हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होता है हम लोग पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा में असलियत में कौन सी ऊर्जा होती है? क्या हम इन पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में कर सकते हैं? क्या हम पवन ऊर्जा का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारी जगह में ये काम किए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो इंडिया में गुजरात बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है इस पवन ऊर्जा के दृष्टिकोण से। तो पवन ऊर्जा दोस्तों मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा होती है पवन ऊर्जा में, क्योंकि हवाएं बहती हैं। तो हवाएं बहने का उसमें एक ऊर्जा निहित होती है, उसमें गतिज ऊर्जा। तो उस गतिज ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे, चाहे हम लोग उससे अनाज पीसने का काम करें, चाहे पानी निकालने का काम करें, चाहे हम लोग उससे विद्युत का उत्पादन करने की भी कोशिश करें। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिसके चलते हम लोग पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों पवन ऊर्जा में ये क्वेश्चन सबसे पहले उठता है, बेसिक लेवल पे जाते हैं हम लोग, एडवांस लेवल पे भी पढ़ेंगे, बेसिक लेवल। तो इस वीडियो में एक एक चीज आपको बताऊंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक चीज जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो तो है ही, बाकी उसका बेसिक भी आप लोग क्लियर कर दूंगा ताकि कोई भी डाउट आपके दिमाग में न रहे। तो इसको शुरू करते हैं। तो हवाएं चलती क्यों है? हवाओं में जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्यों होती है, क्यों हवाएं चलती हैं? तो दोस्तों जैसे कि अगर हम इंडिया की मैप की बात करें, ये इंडिया है, ये हम लोग पृथ्वी है। पृथ्वी, तो पृथ्वी के बीच से यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसको विषुवत रेखा दो। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती है, यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है, विषुवत रेखा या बोलते हैं उसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री पे। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है दोस्तों, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है, जहां पे हमेशा बर्फ रहती है। बर्फ रहती है इसका मतलब दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है, ये जो उत्तरी ध्रुव की और ये जो दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पे या इसके आसपास का जो जगह है, यहाँ हमेशा ठंडी रहती है, बर्फ रहते हैं। क्यों रहते हैं बर्फ? क्योंकि देखिए ये जो पृथ्वी का जो आकार है वो ऐसे गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार है। तो गोलाकार कहने का मतलब है ये बीच वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा का जो पोर्शन है वो उठा हुआ है, मतलब बाहर उठा हुआ है। जबकि बाहर उठा हुआ है, उसके बाद जो उत्तरी ध्रुव गिर जाते हैं तो थोड़ा अंदर चला जाता है। दक्षिणी ध्रुव की तो अगर चले तो वो भी नीचे है। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो भूमध्य रेखा का एरिया है वो उभरा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं सूर्य अगर रख दूं, यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, तो सीधा सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा। अतः यहाँ की जो भूमि है या इसके आसपास की ये जो भूमि है, इसको बोल सकते हैं ये इस टाइप से जो पोर्शन है, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र तो गर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ के सीधे जो है सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पे पड़ेगी। जबकि इसके विपरीत अगर मैं उत्तरी ध्रुव की बात करूं या फिर दक्षिण ध्रुव की बात करूं, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे तो पड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ यहाँ पे लगा रहता है, हमेशा बर्फ, हमेशा बर्फ। यानी कि इसके आसपास का जो वातावरण है वह बहुत ही ज्यादा ठंडा रहेगा। ये वाला जो वातावरण है बहुत ठंडा रहेगा, जबकि ये वाला वातावरण बहुत ही गर्म रहेगा। अब आप साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हवाएं जब गर्म हो जाती हैं, ठीक है,
तो वो एक विरल माध्यम बन जाती है। इसका मतलब ज्यादा फ्रीली मूव करती है, ठीक है, एक ही जगह पर रुकते नहीं है, आसानी से फ्रीली वो लोग मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गतिशील हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का वातावरण गर्म हो जाएगा। तो गर्म होने के कारण हवाएं गतिशील होकर ऊपर उठने लगती हैं। अब जब ये हवाएं ऊपर उठने लगती हैं दोस्तों, तो ये वाला जो जगह है वो खाली हो जाएगा, ये वाला जगह जो है वो खाली हो जाता है। तो खाली हो जाता है तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं इस खाली जगह पे स्थान लेने के लिए इधर आती है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? बिल्कुल, बहुत ही आसान है, आईने की तरह साफ है। यहाँ पे यहाँ की जो हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं, वह इन हवाओं की जगह को भरने के लिए या इस जगह की पूर्ति के लिए वह उत्तरी ध्रुव से बीच की ओर आना प्रारंभ कर देती है। यही कारण है कि हवाएं बहती हैं। साथ ही साथ पृथ्वी का घूर्णन भी जब होता जाता है, पृथ्वी का घूर्णन जब होता है तो इसके कारण भी ये हवाएं और बाकी जो हवाएं आपस में यहाँ पे टकराती हैं दोस्तों, और इसके कारण हवाओं में गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, बस आपको जानना था कि हवाएं कैसे बहती हैं। बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए दोस्तों, हवाएं इस प्रकार चलती हैं, तो इस हवा में गतिज ऊर्जा निहित होती है। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग हम लोग पवन ऊर्जा इसी को बोलते हैं, क्योंकि पवन में गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा बोलते हैं, और उसका हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पवन ऊर्जा के और टॉपिक, यानी कि पवन ऊर्जा क्या होती है, ये हम लोग को अच्छे से पता चल गया। पवन ऊर्जा के अंदर में इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है देखते हैं। कार्य विधि देखेंगे, इसमें मशीनें यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पवन चक्की। पवन चक्की के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि पवन ऊर्जा क्या होती है, आप लोगों को पता चल गया। पवन ऊर्जा के उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, अगर उपयोग की बात की जाए तो उपयोग भी बहुत आसान है दोस्तों, आप खुद जान रहे हो कि पवन चक्की का उपयोग हम लोग करते हैं। तो पवन चक्की का उपयोग बहुत सारे काम के लिए किया जा सकता है, जैसे सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, अनाज पीसने के लिए, और भी बहुत सारे काम हैं जिसके थ्रू अपन इस पवन चक्की का उपयोग करते हैं, पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उसके अतिरिक्त दोस्तों एक और है पाल नाव। पाल नाव आप लोगों को तो पता ही होगा, पाल नाव जैसे एक नाव है, ये मान लीजिए कि नाव है, तो नाव में इस टाइप से एक पाल का उपयोग किया जाता है। देखिए इस टाइप से हवाएं जब यहां से बहती हैं तो इस पाल पे जब ये हवाएं पड़ती हैं तो इस गतिज ऊर्जा का यह आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें अगर नदियों या समुद्रों में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, इसमें यांत्रिक ऊर्जा की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे, कि हवाओं के प्रवाह या उससे गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हुए ये नाव आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं, आप अपने से दिमाग लगा के इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पवन चक्की हम लोग का उतना इंपॉर्टेंट है, पवन चक्की की कार्यविधि जानना बहुत आवश्यक है। उपयोग हो गया, देखते हैं दोस्तों पवन चक्की आखिर होती क्या है, उसकी कार्यविधि कैसे होती है। पवन चक्की यानी कि इसमें देखिए इसमें एल्यूमिनियम के बने हुए बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, और इसमें ये देखिए ये खंभा लगा रहता है इसमें, और इसकी ऊंचाई इतनी होनी चाहिए कि हवाएं इस पर सीधी पड़े, जिसके कारण यह घूमता है। घूमने के कारण यहाँ नीचे जो है यहाँ पे शाफ्ट लगा रहता है, यानी छड़ लगा रहता है, जिस कारण यह घूमता है। अब यहाँ पे आप लोग जैसे अगर हम लोग सिंचाई के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, सिंचाई यानी कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा एक पात्र लगा हुआ है, यहाँ पे ये पिस्टन है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, तो पानी को बाहर निकालने के हम लोग को एक ऐसा मटेरियल चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा यहाँ पे वस्तु चाहिए जो पानी को बार बार ऊपर से निकाले, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर निकाले। तो इसके लिए हम लोग यू आकार का क्रैंक का यहाँ पे उपयोग करते हैं। यहाँ पे
इसमें जुड़ा रहता है स्टेप से ऐसे। तो यहाँ यू आकार का एक क्रैंक होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्रैंक। तो हम लोग क्रैंक का उपयोग करेंगे यहाँ पे। ये तो शाफ्ट है, ये तो एल्यूमिनियम के ब्लेड हैं। तो ऐसे आप लोग इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब अगर हम पानी निकालने की बात की जाए तो क्रैंक का उपयोग करते हैं पानी निकालने के लिए। और अगर आपको बोला जाए अनाज पीसने के लिए किस प्रकार से हम लोग इस पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, तो अनाज पीसने के दोस्तों ये जो क्रैंक है इसके जगह में हम लोग इस टाइप चक्की का उपयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे शाफ्ट का उपयोग करेंगे, चक्की का यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो जब ये घूमता है, ये शाफ्ट घूमता है तो ये भी घूमना स्टार्ट कर देता है, ये घूमता है तो ये भी घूमता है। अब यहाँ पे हम लोग पीसने के लिए ये शाफ्ट यहाँ पे लगा रहता है ऐसे। यहाँ पे हम अनाज डालते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये घिरनी है, घिरनी में हम लोग अनाज डालते हैं। यहाँ से अनाज के दाने यहाँ से डाले जाते हैं और इस अनाज जो है यहाँ पे पीस के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसान से यहाँ पे कार्यविधि है, इसकी जो बनावट भी बहुत आसान है, ज्यादा कुछ जानने की इसमें आवश्यकता नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये पवन ऊर्जा का पवन चक्की जो है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिमिटेशन क्या है इस पवन ऊर्जा का? हर जगह में हम लोग को पवन ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन। तो अगर मैं पवन ऊर्जा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करना चाहूं तो मैं इसकी जगह में क्या यूज करूंगा? तो यहाँ पे इसकी जगह में मैं यूज करूंगा एक टरबाइन का उपयोग करूंगा। यहाँ पे एक टरबाइन का उपयोग किया जाएगा जिससे घूमेगा, घूमने से टरबाइन जब घूमता है तो उससे बिजली उत्पन्न होगा। तो ये एक अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो ये ब्लेड है वह जोर जोर से घूमे। तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। भारत में ऐसे बहुत ही कम जगह है जहां पे पवन ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। गुजरात एक ऐसा जगह है जहां पे अच्छा उपयोग किया जाता है इसका। तो एक अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अपन एक ही पवन चक्की का उपयोग ना करते हुए बहुत सारे पवन चक्कियों का अगर उपयोग करें तो हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में मतलब एक लार्ज, अगर हेक्टेयर में बात करूं, एक लार्ज एरिया में अगर मैं बहुत सारे पवन चक्कियों को 100-200 पवन चक्कियों का लगा दूं तो पवन ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम एनर्जी का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं मान लीजिए कि इससे मुझे जो एनर्जी मिलती है वो है E1, दूसरे से हम लोग मान लीजिए E2 मिलती है, तीसरे से E3 मिलती है। तो इस प्रकार हम सारी एनर्जी को मिलाकर टोटल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग बहुत सारी पवन चक्कियों का उपयोग करते हुए विद्युत का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान सा ये तरीका है। तो पवन ऊर्जा के लिमिटेशन क्या हो सकते हैं, फायदे क्या हो सकते हैं, ये भी देख लेते हैं हम लोग। फायदे क्या हो सकते हैं दोस्तों, लाभ बताने की आवश्यकता है, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो इसमें पर्यावरण का प्रदूषण नहीं होता, पर्यावरण सुरक्षित रहता है इसमें। दूसरा, यह कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है। कभी न खत्म होने वाली एक ऊर्जा है। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे लाभ जो आपके दिमाग में आए तो आप कर सकते हैं। अगर मैं हानि की बात करूं, यहाँ पे हानि भी आप देख सकते हैं। हानि कैसे लिखेंगे? हानि है लिमिटेशन ये हो सकता है दोस्तों कि हर जगह पे हम लोगों को पवन ऊर्जा तो प्राप्त होगी नहीं, मतलब तो है हमारे पास ऐसे पवन ऊर्जा है हमारे पास, लेकिन क्या हम लोग उसको उपयोग कर सकते हैं? क्या हम उसको यूजफुल बना सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो वो रिसोर्सेज का अगर यूज करेंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है इसका, इस पे आप बहुत लंबा चौड़ा लिख सकते हैं। तो पवन ऊर्जा यहाँ पे इतना ही पवन ऊर्जा बताने के लिए। पवन ऊर्जा होती क्या है, कैसे पवन चलते हैं, पवन ऊर्जा फायदे क्या हैं, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, और पवन चक्की, पाल नाव और उसकी कार्यविधि के बारे में हमने देखा, बनावट कैसे, ये आप बता दीजिएगा। उसका पवन ऊर्जा पूछा जाएगा
पवन ऊर्जा यहीं पे खत्म होती है। पवन ऊर्जा के बाद हम लोग अब देखते हैं जल ऊर्जा के बारे में। जल ऊर्जा दोस्तों जैसे कि पवन ऊर्जा होती है, तो पवन ऊर्जा में कभी कभी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पवन ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन जल में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों, तो जल के बारे में देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जल ऊर्जा ये टॉपिक दोस्तों तुरंत खत्म इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें बेसिक है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ज्यादा कुछ बताने के इसमें है नहीं। पवन ऊर्जा क्या होती है, जल ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय ऊर्जा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग दैनिक जीवन में अपनी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पवन ऊर्जा तो आप देखते होंगे, जल ऊर्जा देखते होंगे, तो देखते हैं आप जल ऊर्जा यानी कि वाटर एनर्जी। तो जल ऊर्जा होती क्या है दोस्तों, जब अगर मैं एक बहुत ही बड़े एरिया में जो नदी का पानी आ रहा है उस नदी के पानी को अगर रोक दूं तो इसमें जो गतिज ऊर्जा है उसको हम लोग एक अलग ऊर्जा में सेव करके रख रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा। दो टर्म यहां पे आते हैं, गतिज और स्थितिज। तो नदी यानी कि जल की प्रचुर मात्रा, तो जल की उस प्रचुर मात्रा को जिसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है, क्योंकि वो गति कर रही है, तो गति कर रही है इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा है। तो जब हम उसको एक बड़े एरिया में उसको जब सेव कर लेते हैं, मतलब स्थिर कर लेते हैं, तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फिर से बाद में ये स्थितिज ऊर्जा से यहां पे हम लोग एक ब्लेड का यूज करेंगे, जैसे ये वाला स्टेप से इस ब्लेड के साथ टरबाइन लगाया था दोस्तों। टरबाइन है, ठीक है। अब जब इस जल को इस ब्लेड के ऊपर गिराया जाता है तो यह ब्लेड उस स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो उसके कारण यह ब्लेड घूमना स्टार्ट कर देता है। तो वही सिद्धांत है जल ऊर्जा का। उसके बाद जब ये घूमता है तो इसकी ऊर्जा का उपयोग करते हुए, यानी कि इनडायरेक्टली जल ऊर्जा का उपयोग करते हुए हम लोग टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन से हम लोग को बिजली उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है जल ऊर्जा का उपयोग। हम लोग देखते हैं कि बांध का जब हम निर्माण करते हैं तो इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं। बांध जैसे भाखड़ा नागल बांध बहुत बड़ा बांध है, हीराकुद डैम, तो ये जैसे हीराकुद डैम की अगर बात करें तो महानदी पे बनाया गया है। तो महानदी बहुत ही बड़ी नदी है, तो उस नदी के पानी को हम लोग हीराकुद डैम में सेव कर लेते हैं ताकि उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाए। बाद में उसको बड़े बड़े साफ्ट या फिर बड़े बड़े ब्लेड जो कि टरबाइन से लगे रहते हैं उस पर हम लोग गिराते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और ब्लेड घूमने लगते हैं। और बाद में हम लोग जनरेटर का यूज करते हुए, यानी कि जनरेटर नहीं दोस्तों टरबाइन का यूज करते हुए बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। तो यही तो सिद्धांत है जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक है जल ऊर्जा में, ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। जल ऊर्जा क्या होती है, तो जल से हम लोग को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको जल ऊर्जा कहते हैं। तो जल ऊर्जा के अगर लाभ या नुकसान की बात की जाए तो क्या हो सकती है, तो जल ऊर्जा के लाभ नवीनीकरण स्रोत है, पर्यावरण की किसी प्रकार की हानि नहीं होती है इसमें, ठीक है, और बहुत मतलब इसकी दक्षता बहुत अच्छी होती है। अगर मैं पवन ऊर्जा की बात करूं दोस्तों, पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा की दक्षता जो है वह 15 से लेकर 20% तक होती है ना। यानी कि हम लोग जितनी भी इस पे पवन चक्की अपन लगा देंगे तो 100% हम लोग का अगर टोटल रिजल्ट है उसमें से 15 से 20% ही हम लोग को फायदा मिलता है, यानी कि उतना अच्छा नहीं है पवन ऊर्जा। लेकिन अगर मैं जल ऊर्जा की बात करूं तो जल ऊर्जा में 80 से लेकर 90% तक हम लोग का जो है फायदा है, क्योंकि 80 से लेकर 90% तक इसकी दक्षता है। मतलब जितना भी हम लोग इसमें एनर्जी प्राप्त करते हैं, टोटल जितना भी जल ऊर्जा है उसका अधिकतम भाग जो है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल का अधिकतम भाग इसमें ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको बोल सकते हैं कि इसकी दक्षता बहुत अच्छी है। तो जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा में यही डिफरेंस है दोस्तों। ये दो भी फायदे की बात है। अब अगर मैं बात करूं नुकसान की बात है, हानि की बात है, तो आप कॉमन ये सेंस लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बांध में जब एक नदी के पानी को रोका जाता है तो उससे पर्यावरण थोड़ा सा डगमगाना स्टार्ट हो जाता है। प्रदूषण तो बिल्कुल भी नहीं होता इसमें, लेकिन क्या होता है अचानक से जैसे बाढ़ आ जाए, अचानक से जोर से पानी बरसने लगे, तो इस पानी
के कारण जो है बाढ़ आ जाते हैं, ठीक है। ज्यादा पानी बरसता है तो बांधों के आसपास का क्षेत्र आप देख सकते हैं फसल नष्ट हो जाती है और बहुत सारे लोग जो है वो पलायन कर जाते हैं उस एरिया से, ठीक है। तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि जल ऊर्जा से हम लोग को घाटे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम लोग का कंस्ट्रक्शन अच्छा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा अगर ना आए तो उस स्थिति में हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, वह जल ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो जल ऊर्जा यहाँ तक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ये सबसे लास्ट पोर्शन है दोस्तों ऊर्जा से। नाभिकीय ऊर्जा मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है नाभिकीय ऊर्जा? तो ये जो पूरा टॉपिक है उसको अलग अलग चरणों में बांट लेते हैं ताकि हम लोग उसको आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाभिकीय ऊर्जा है क्या, क्या बला है, ये कैसे उत्पन्न होता है। उस पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से दो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा अगर मैं बात करूं, एक होती है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा रासायनिक ऊर्जा। तो जब एक रासायनिक ऊर्जा जो कि रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक नाभिकीय ऊर्जा है जो से नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसके पहले चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोगों ने रसायन में पढ़ा होगा कि नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर, बहुत ही बेसिक सा अंतर है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया जिसे अपन बोलते हैं, तो उसमें एक नए तत्व तो नहीं बनते हैं। मतलब एक साइड में अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक होते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन जो ये उत्पाद मिलता है वो कोई नया तत्व तो नहीं होता। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई नए तत्व तो नहीं बनते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर मैं नाभिकीय अभिक्रिया की बात करूं तो इसमें पदार्थ के परमाणु भाग नहीं लगते बल्कि नाभिक भाग लेते हैं, इसे नए तत्वों का निर्माण होता है। यही एक मेन डिफरेंस है रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में। नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें नए तत्वों का निर्माण होता है। एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है और यही एग्जांपल आप दीजिए एग्जाम में जब पूछा जाए क्वेश्चन। एग्जांपल है दोस्तों यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है और उसका परमाणु द्रव्यंक 235 है। जब इस पे हम एक न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं मंद गति से, तेजी से नहीं, मंद गति से, बताऊंगा क्यों मंद गति से, हर चीज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे यूरेनियम बनना चाहिए, यूरेनियम एक उत्पाद बनना चाहिए, लेकिन नहीं, इससे दो नए तत्व बनते हैं। एक हम लोग का बनता है बेरियम और दूसरा हम लोग को बनता है क्रिप्टॉन। बेरियम जिसका परमाणु क्रमांक 56 और 139 का परमाणु द्रव्यमान, जबकि ये 36 होता है, ये 94। 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं इससे और एनर्जी निकलती है प्रचुर मात्रा में। ये देखिए, ये जो है ये एक नाभिकीय अभिक्रिया है जो सबसे फेमस है। यूरेनियम था, एक न्यूट्रॉन की बमबारी, बस क्या कर दिया हम लोग इस पे, तो एक नए दो तत्व बन गए। देखिए कौन सा, एक बेरियम बन गया, एक क्रिप्टॉन बन गया। तो इसमें नाभिक अभिक्रिया क्यों बोलते हैं इसको? नाभिकीय अभिक्रिया इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह नाभिकों के बीच की अभिक्रिया है। इसमें परमाणु भाग नहीं लेते हैं बल्कि एक तत्व के परमाणु भाग न लेकर उसके परमाणु के नाभिक इसमें भाग लेते हैं, इसलिए इसको नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। और इससे जो एनर्जी हम लोग को निकलती है उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय या न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं उसको। बहुत सिंपल था। अब ये जो नाभिकीय अभिक्रिया है उसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास एक ऐसा पदार्थ होना चाहिए, एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो भारी हो। यानी कि हम लोगों को एक भारी तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि यहां पे देखिए, यह है यूरेनियम। यूरेनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है या फिर एक भारी नाभिक वाला तत्व है। इसका नाभिक बहुत ही भारी रहता है। क्या बहुत आसानी से मिल जाता है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं।
यूरेनियम बहुत ही वैल्यूएबल तत्व है, बहुत ही भारी नाभिक वाला तत्व है, जिससे हम लोग प्रचुर मात्रा में एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। हर जगह प्राप्त नहीं होती है, बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध रहती है इस पृथ्वी के परत पे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी में कितना यूरेनियम मिलता है, तो आंसर इसका जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूं उसका आंसर कि जो पृथ्वी का परत रहता है, यानी कि पृथ्वी में जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, तो यूरेनियम के इसमें 3 ही समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। सबसे पहला देखिए, यूरेनियम का 235 एक मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त याद रखिए। यूरेनियम का 238 और यूरेनियम का 234, क्रम से याद रखिए इसको। यूरेनियम 234, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। इसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के लिए, यानी अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये दोनों उतने आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये उतने वैल्यूएबल नहीं है। हम लोग को चाहिए ये यूरेनियम 235, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये यूरेनियम 235 जो है, ये हैदराबाद में मिलता है। ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है वह झारखंड के जादूगोड़ा में पाए जाते हैं। तो इसका जो अयस्क है, अयस्क की बात कर लेते हैं। अयस्क इसका अयस्क दोस्तों वो होता है पिच ब्लेड। पिच ब्लेड से हम लोग को यूरेनियम 235 मिलता है। ये उसका अयस्क है, और उस अयस्क का सिर्फ 0.7% ही हम लोगों को यूरेनियम 235 मिलता है। बहुत ही कम है, आप खुद सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितना कम है। इसके अयस्क को आप उत्खनन करके प्राप्त करें, उसके बाद उसका 0.7% ही आपको यूरेनियम मिलेगा। आप सोच सकते हैं कितना कम है। जबकि यूरेनियम 238 तो 99.3% पृथ्वी के परत पर पाया जाता है। सोच सकते हैं कितना ज्यादा है यहाँ पे। और ये तो आप कम 0.005%, ये तो ना के बराबर है। देखिए, इसको याद करना बहुत आसान है। यूरेनियम 235 कुछ नहीं, बस देखिए यहाँ पे कुछ है क्या? कुछ नहीं। 0.005% यूरेनियम 234, 235 0.7% और 238 99.3% ही हम लोग यूरेनियम 238 मिलता है। तो क्यों ना हम लोग 238 का उपयोग करें? बाद में आऊंगा इस बात पर मैं कि 238 का यूज क्यों नहीं करेंगे। हम लोग यूरेनियम 235 का ही उपयोग क्यों करते हैं, जो कि वो तो कम है। हम लोग यूरेनियम 238, ये भी तो रेडियो एक्टिव तत्व है ना। नहीं, बात आती है प्रति एकांक द्रव्यमान पे ऊर्जा उत्पन्न करने वाली बात। तो इस स्थिति में ये बहुत ही कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। मिटा देता हूं इसको, याद रखिए, नोट बना लीजिए इसको। तो बेस्ट क्या है? यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 के साथ जब हम मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी करते हैं तो बेरियम बनता है, क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं और एनर्जी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है। यही है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, जो कि होती है नाभिकीय अभिक्रिया का 2 प्रकारों में से एक। यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। मजे के साथ पढ़िए यहाँ पे। नाभिकीय विखंडन के बाद एक होता है संलयन, नाभिकीय संलयन। एक करके देखेंगे इसको। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस टॉपिक के ऊपर में। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग पकड़ते हैं। सबसे पहले वाले को, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ध्यान से देखिए। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक पे
मंद गति से न्यूट्रॉनों की जब बमबारी की जाती है तो वह दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया कहते हैं। विखंडन यानी कि टूटना। कौन टूट रहा है? एक भारी नाभिक। किसमें टूट रहा है? दो हल्के नाभिकों में। देख सकते हो सीधा, एक भारी नाभिक है यूरेनियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 235, परमाणु क्रमांक 92, उस पर मंद गति से जब न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह दो हल्के नाभिकों में जब टूट जाता है बेरियम क्रिप्टॉन। तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये परिभाषा हुई दोस्तों, और परिभाषा के बाद आप लोगों को जो फॉर्मूला लिखना है वो यही फॉर्मूला को आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में यहां पे एनर्जी उत्पन्न होती है। कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है प्रचुर मात्रा में? क्या प्रचुर मात्रा में? कितना बताइए? प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होती है का मतलब कितना पड़ेगा ना। तो चलिए एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं मीथेन, CH4 मीथेन। मीथेन का एक परमाणु ले लेता हूं मैं, परमाणु अणु ले लेता हूं और बड़ा कर देते हैं। परमाणु की अणु ले लेते हैं, अणु ले लेते हैं। अणु तो बड़ा है और ज्यादा एनर्जी उत्पन्न होनी चाहिए इससे। अणु ले लेते हैं और मैं एक रेडियोएक्टिव पदार्थ यानी कि यूरेनियम का ही ले लेता हूं। यूरेनियम ये 235 जो है उसका मैं ले लेता हूं, एक परमाणु ले लेता हूं, उसका मैं परमाणु ले लेता हूं। तो इससे अगर मैं एनर्जी निकालूं दोस्तों, तो इसके एक अणु से हम लोग को मान लीजिए कि E1 निकलता है। E1 एनर्जी निकलता है, एनर्जी निकलता है E1। तो इससे कितना निकलेगा? इससे कितना निकलेगा? 200 मिलियन गुना ज्यादा, 200 मिलियन। सोच सकते हैं आप कितना, एक परमाणु से कितना ऊर्जा निकल रहा है, इतना अणु से नहीं निकल रहा है। समझ सकते हैं आप कि यह कितना खतरनाक चीज है। अगर इसको अगर अपन गलत तरीके से यूज करें, अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया तो सोच सकते हो कि कितना विनाश हो जाएगा, पूरा पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। अमेरिका में जब हिरोशिमा और नागासाकी में यह बम का उपयोग किया था, इस नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उन्होंने उपयोग किया था, और हिरोशिमा और नागासाकी आप आज भी जाएंगे तो वहां आपको स्थिति पता चल जाएगी। यही है दोस्तों भारत नहीं, पृथ्वी का अंत, विश्व का अंत अगर देखना चाहे तो ये यही कर सकता है, यही कर सकता है। इसीलिए सरकार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के साथ नाभिकीय रिएक्टर रखती है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया है। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे ये देखिए यहां पे फिर से एक न्यूट्रॉन निकल गया भाई। ये देखिए एक न्यूट्रॉन यहां पे इनपुट किए, यहां पे न्यूट्रॉन निकल गए। इस आधार पे इसको दो भागों में बांटते हैं, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन दोस्तों, नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है इसमें अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। और दूसरा होता है नियंत्रित, कंट्रोल्ड। अनियंत्रित और नियंत्रित दो प्रकार की इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है? मैं बोल रहा हूं बराबर अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, लेकिन मैं तो ये बताया नहीं कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। पहले मुझे ये बताना चाहिए, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। तो उसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। दिमाग में रखे रहिए, यहां हवा में एक जगह में रखे रहिए उसको, दिमाग की एक जगह में रखे रहिए उसको। पढ़ना है हम लोग को नियंत्रित और नियंत्रित क्या होता है, नियंत्रित क्या होता है, अनियंत्रित क्या होता है। उसके पहले श्रृंखला अभिक्रिया को देख लेते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया दोस्तों एग्जांपल के तौर पे ये एक न्यूट्रॉन है, ये N न्यूट्रॉन है। इसको जब हम यूरेनियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये यूरेनियम से क्या बनता है? बेरियम बनता है और क्रिप्टॉन बनता है बहुत। और साथ ही साथ 3 जो फिर न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, देखिए यहां पे फिर से एक न्यूट्रॉन, फिर से एक न्यूट्रॉन, फिर से एक न्यूट्रॉन। ये है एक डायग्राम। अगर फिर से ये न्यूट्रॉन को फिर से यूरेनियम के साथ क्रिया करें तो फिर से यही काम होगा। फिर से क्या बनेगा? एक क्रिप्टॉन, फिर से बनेगा एक बेरियम, फिर से 3। इसके साथ भी वैसे ही होगा, इसके साथ भी वैसे ही होगा। 1 से 3, 3 से 9, फिर ये से 3, 3,
ये देखिए एक डायग्राम का बस समझना है आपको, ठीक है। यहां से 3 निकले, फिर इस 3 को 3 भागों में बांट देते हैं, फिर इससे 3, फिर इससे 3, फिर इससे 3, फिर आगे जाएंगे इसको भी फिर से इससे 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, इससे 3, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3 और इससे भी 3। ऐसा करते करते यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, जब तक चलती रहती है, तब तक चलती रहती है, जब तक कि वो जो परमाणु हम लोग के पास था, जो भारी परमाणु हम लोग के पास था, वो नाभिक में परिवर्तित न हो जाए, तब तक यह श्रृंखला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। सोच सकते हो कि अगर एक परमाणु बम को अगर मैं गिरा दूं हिरोशिमा नागासाकी या भी कहीं भी और, तो तब तक विस्फोट होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जब तक कि परमाणु का वो भारी नाभिक न बन जाए या परमाणु नष्ट न हो जाए। डायग्राम दिमाग में बहुत आसान है, आवश्यकता है इसको आपको जानने की। मिटा देता हूं इसके बाद। तो ये होती है श्रृंखला विक्रिया, एक श्रृंखला के रूप में चल रही है दोस्तों, श्रृंखला के रूप में ये चल रही है। अब हम लोग हवा में जो 2 चीज रखे थे हम लोग, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो उसमें कौन सा उठाएं? अनियंत्रित को उठाते हैं। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में लेके आता हूं, अनियंत्रित। ये देखिए अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया समझिए, कोशिश करिए। यूरेनियम एक न्यूट्रॉन की बमबारी की मंद गति से, कब, कौन सी गति से? मंद गति से, तीव्र गति से नहीं, बताऊंगा आगे क्यों तीव्र गति से। मंद गति से न्यूट्रॉन की बमबारी की, 3 नए न्यूट्रॉन बन गए, बेरियम तो बन ही रहा है, क्रिप्टॉन तो बन ही रहा है। फिर से देखेंगे तो ये न्यूट्रॉन फिर से बन जाएगा। तो ऐसा होने नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, कैडमियम के छड़ का या बोरान के छड़ का उपयोग करते हुए हम लोग इन दोनों न्यूट्रॉनों को कैप्चर कर लेंगे और एक ही न्यूट्रॉन को बचा रहने देंगे ताकि वह आगे फिर से 3 न्यूट्रॉन बनाए। रोक दिए, 2 को पकड़ लिए, यहां से निकाल दिए 2 को। नियंत्रित तरीके से ये हो रही है। पहले वाला जो बताया था वो अनियंत्रित तरीका था, ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नहीं है, ये नियंत्रित है। यहां में अनियंत्रित लिखा, उसका मतलब ये समझिए कि अनियंत्रित है। जब मैं ये काम नहीं करता हूं तो बार बार ये न्यूट्रॉन निकलते रहते, निकलते रहते, निकलते रहते। ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो मैंने पहले बताया था। और उसके बाद अगर नियंत्रित की बात की जाए तो जब हम बेरियम या फिर बोरान के छड़ का उपयोग करते हुए इस दोनों न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लेते हैं, तो एक ही न्यूट्रॉन को बचा रहने देते हैं, तो उसके बाद जो न्यूट्रॉन निकलते हैं फिर इसका अवशोषण कर लेते हैं, फिर एक बचा रहने देते हैं। तो एक नियंत्रित तरीके से हम इस विखंडन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्लियर दोस्तों? तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कब करेंगे, अनियंत्रित का कब करेंगे, नियंत्रित का कब करेंगे बताइए, और अनियंत्रित का कब करेंगे। नियंत्रित यानी कि परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर अभी देखेंगे हम लोग क्या होता है, बनावट सब देखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर नहीं दोस्तों, सॉरी, यहां नाभिकीय रिएक्टर आएगा, नाभिकीय रिएक्टर। समझने की कोशिश कीजिए इस चीज को, समझिए, दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए इस चीज को। यही सब चीज आपको लिखना है मेंस में डिटेल्स। तो नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग करके हम लोग बिजली का जो उत्पादन करते हैं वह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। देखेंगे आगे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, द्वितीय विश्व युद्ध, हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम, ऑटो हान परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन। बहुत लोग संलयन समझते हैं, विखंडन डालिए। सेकेंड विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के विरुद्ध अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग करते हुए, नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग करते हुए हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। आज भी वहां के लोग अपंग पैदा होते हैं।
कितना खतरनाक है दोस्तों। अच्छे काम के लिए प्रयोग करें तो जिंदगी को बना दे रहे हैं, बुरे काम के लिए प्रयोग करेंगे तो जिंदगी को खत्म कर दे रहे हैं। अंतर स्पष्ट दिख रहा है, लिख सकते हैं बहुत कुछ है, मिटा देता हूं। अगला देखते हैं, ये तो हो गया नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, अब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में बात करें। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि नाभिकीय रिएक्टर, जिससे बिजली का उत्पादन करते हैं। कैसे बिजली का उत्पादन देखेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए हम नाभिकीय इंजीनियर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और बिजली का उत्पादन खुद से अपने स्टेप बाय स्टेप तरीके से बिजली का उत्पादन करते हैं। कैसे करेंगे बिजली का उत्पादन, चित्र बनाना पड़ेगा आप लोगों को। क्या क्या लिखना पड़ेगा, नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, नाभिकीय रिएक्टर कार्यविधि क्या है, बनावट कैसी है, लाभ क्या है, हानि क्या है, वही सब चीज जो हर टॉपिक में आप लोगों को निबंध लिखो, आप निबंध लिखो इसके ऊपर, ऐसे लिखना है आप लोगों को, बस कुछ छूटना नहीं चाहिए। 5 नंबर का है लिख दीजिए 5 नंबर के हिसाब से, 10 नंबर का है 10 नंबर के हिसाब से लिख दीजिए, 20 नंबर का है तो 20 नंबर के हिसाब से भी लिख दीजिए। लिखना है आपको बस। क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर? नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा प्रबंध है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी भट्ठी है जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा के विखंडन अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसको हम लोग नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। सिंपल है। कैसे काम करता है, यही काम बताया अभी। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है नाभिकीय रिएक्टर। लिख सकते हैं आप, पूरा चीज लिखिए। क्या होता है श्रृंखला अभिक्रिया, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में जितना चाहे आप लिख सकते हैं, लिखिए इसमें। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, नहीं हो गया। नाभिकीय रिएक्टर के बाद अब हम देखने की कोशिश करते हैं इसकी बनावट कैसे, इसकी कार्यविधि देखेंगे। उसके पहले बनावट बनाएंगे। अगर नाभिकीय रिएक्टर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले मेरे को जरूरत पड़ेगी कंक्रीट के ईंटों की, लेड के चादर की। ध्यान से सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, डिटेल से बता रहा हूं। एक कंक्रीट के ईंटों की जरूरत पड़ेगी, मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी जो कंक्रीट की ईंट लाए, लेड की छड़ की जरूरत पड़ेगी, लेड की चादर की जरूरत पड़ेगी, एक भारी नाभिक की जरूरत पड़ेगी तत्व की, जैसे कि यूरेनियम 235, एक प्लूटोनियम 239 का भी यूज करेंगे, वो देखेंगे कैसे करेंगे। भारी जल का उपयोग करेंगे, भारी जल यानी कि D2O, H2O साधारण पानी, और भारी पानी D2O, भारी जल। कैडमियम या बोरान के छड़, ग्रेफाइट, द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड, द्रवित हीलियम। पंप की जरूरत पड़ेगी, भट्ठी की जरूरत पड़ेगी, सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आसान है दोस्तों, कठिन समझने की गलती मत कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एनर्जेटिक तरीके से पढ़िए उसको, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। देखते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले मैं एक कंक्रीट की ईंट से एक चौकोन दीवार तैयार कर लेता हूं। आप लोगों ने 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, 10th में हर चीज डिटेल से दिया हुआ है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको 10th के बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो 10th का बुक प्रेफर कर सकते हैं। बाकी उसी चीज, उन सब चीजों में यही सब लिखा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। उसके अलावा मैं तो आपको ज्यादा बता रहा हूं, एनसीईआरटी की बुक में भी इतना लिख दिया है। एक कंक्रीट के ईंट बना दिए मैंने, इसके यहां अंदर में लेड की मैंने चादर बिछा दी, इसके अंदर मैं फिर से कंक्रीट का यूज कर लेता हूं। अच्छा नहीं बन रहा होगा तो माफ उसके लिए दोस्तों। कैडमियम की छड़, ये देखिए यहां से कैडमियम की जो छड़ है दोस्तों ऊपर नीचे हो सकती है ना, यहां से
खींच सकते हैं, फिर डाल सकते हैं अंदर। कैडमियम के छड़ है ये, CD कैडमियम की छड़। कैडमियम की जो छड़ है उसके बीच में हम लोग यहां पे भारी धातु जैसे यूरेनियम, ये बगल में मंदक का उपयोग किया गया। मंदक यहां पे ये जो एनर्जी निकलता है यहां से, जो क्रिया होती है उसको सीधा यहां से निकाल दिया जाता है पाइप के थ्रू। इस पाइप में क्या होता है, ये नियंत्रक छड़ भी बोलते हैं इसको, कैडमियम की छड़ को नियंत्रक छड़ बोलेंगे। इसके अंदर में होता है दोस्तों साधारण पानी, साधारण जल, और इसमें जो भारी जल जिसका प्रयोग हम लोग मंदक के रूप में करते हैं। बताऊंगा वन बाय वन ये स्ट्रक्चर। ये पानी, इसको शीतलक भी बोलते हैं। यहां से जाएगा, यहाँ एक बहुत बड़ा टंकी रखे हुए हैं, एक टंकी में गर्म पानी, यहाँ से जो पानी गर्म होगा भाप के रूप में बदलेगा, ये भाप यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हम लोग टरबाइन फिट करके यहाँ से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। जितने अच्छे तरीके से हो सके आप इसको बना सकते हैं। साधारण नमक यहाँ नीचे से प्राप्त किया जा सकता है, नमक बोलता हूं, पानी, सॉरी। ये स्ट्रक्चर है नाभिकीय रिएक्टर का। नाभिकीय रिएक्टर यही है। कुछ कुछ जगहों में यहां से फिर से ऐसे निकाल दिया जाता है और एक और चीज यहां से डबल जोड़ा जाता है। ऐसे भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे पंप का उपयोग किया गया है ताकि वो पानी को यहाँ से फिर से ले जाया जा सके। जब पानी निकलता है दोस्तों, यहाँ से जो पानी निकलेगा उसको फिर से वो पानी जो बचा है उसको फिर से यहाँ से उपयोग किया जा सकता है। फिर से कुल मिला के इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया होती है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है यहाँ पे। तो ये क्या है, कंक्रीट की छड़ है, कंक्रीट की दीवार है, कंक्रीट। ये नियंत्रक छड़े हैं, कैडमियम की छड़, नियंत्रक छड़ बोलते हैं इसको, नियंत्रक छड़। ये जो है दोस्तों यहाँ पे ये भारी तत्व है यूरेनियम। ये है मंदक, जिसके लिए हम लोग भारी जल का या ग्रेफाइट का उपयोग करेंगे। ग्रेफाइट का या फिर भारी जल का D2O। ये जो है यहाँ पे शीतलक का प्रयोग करेंगे। शीतलक क्या क्या होता है, क्या करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग देख रहे हैं नाभिकीय रिएक्टर की संरचना के बारे में, नाभिकीय रिएक्टर के बनावट के बारे में। तो सबसे पहला बनावट में लिखेंगे आप नाभिकीय भट्टी। क्या होता है नाभिकीय भट्टी? नाभिकीय भट्टी क्या होता है? नाभिकीय भट्टी तो ये देखिए दोस्तों, नाभिकीय भट्टी एक कंक्रीट की दीवार जिसमें लेड की चादर बिछाई हुई रहती है ताकि उससे जो हानिकारक विकिरण निकलते हैं इस नाभिकीय प्रक्रिया के दौरान वो बाहर निकलने ना सके। इसके लिए हम लोग नाभिकीय भट्टी के दीवारों को कंक्रीट के मजबूत जोड़ों के द्वारा अच्छे से पैक कर लेते हैं और उसके ऊपर फिर लेड का चादर भी बिछा देते हैं ताकि विकिरण बिल्कुल भी रिस ना पाए। यही है नाभिकीय भट्टी। इसके अंतर्गत इसके अंदर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है और प्रचुर मात्रा में इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये लिखना है आपको नाभिकीय भट्टी में। नाभिकीय भट्टी के बाद आपको लिखना है दूसरा नाभिकीय ईंधन। तो नाभिकीय ईंधन वह पदार्थ है जिसका नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कर हम लोग ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? यूरेनियम 235 का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। उसके अतिरिक्त प्लूटोनियम 239 का भी प्रयोग किया जाता है। उसके अतिरिक्त थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाभिकीय ईंधन है जिसका उपयोग नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। अगला देखते हैं दूसरा के बाद तीसरा, याद देता हूं तीसरा हम लोग यूज करते हैं मंदक। मंदक दोस्तों, मंदक क्या होता है यहां से आपको समझना है। मंदक यानी कि मंद करने वाला।
किसको मंद करने वाला? न्यूट्रॉनों की गति। परिभाषा में यह चीज लिखा हुआ है कि जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, जब उस पे मंद गति से न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। मंद गति से ही क्यों दोस्तों? देखिए दोस्तों, जब हम लोग एक न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम नाभिक के ऊपर डालते हैं